Hello, my dear students. I am Seema Nagwan, UGC NET qualified commerce lecturer. This is video for EMRS, PGT, economics, and other competitive exams. Let's start the video. In which program people were encouraged to from SHG? किस प्रोग्राम में लोग एंकरेज करते हैं SHG को? SHG की फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल। ठीक है, पुअर पीपल के लिए बनाया गया एक स्मॉल ग्रुप है ताकि ये लोगों की हेल्प कर सके, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में किसको इंकरेज किया जाता है? SGSY, REGY, SISRY, PMRY। आपको इसमें सभी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। SGSY स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती। G फॉर ग्राम, S फॉर स्वरोजगार, और Y मतलब योजना। द्वारा लॉन्च की जाती है, ये लॉन्च की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। गांव में जो डेवलपमेंट करना है उसके लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है। रूरल होते SY के अंदर जितने भी रूरल होते हैं गांव में, तो लोगों को काम देना, एम्प्लॉयमेंट, और कैसा एम्प्लॉयमेंट देना? पुअर पीपल को सस्टेनेबल। ठीक है, सस्टेनेबल मतलब एक स्टेबिलिटी देना, काम की स्टेबिलिटी देना, स्टेबिलिटी। ठीक है, लगातार वो काम पे बने रहे, उनको काम प्रोवाइड करना, SGSY में आता है। सेकंड है आपका REGP। आर सभी की ना प्रोग्राम, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। REGP मतलब रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या है कि आपको ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, खुद से आप काम कर सको। अब खुद से काम कब करोगे? अब आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपना अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपना स्मॉल बिजनेस कर लें। KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन कब? REGP को KVIC के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया था, 1 अप्रैल 1995 से आया था। उसमें बताया कि भाई जितने भी गांव के लोग हैं उनको रोजगार दे दो, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे दो, वो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। स्वर्ण, स्वर्ण ये जे है, जे फॉर स्वर्ण जयंती, और S मतलब शहरी, R मतलब रोजगार, और Y मतलब योजना। अब शहरी मतलब आपका अर्बन इलाका, अर्बन मतलब शहरों में जो लोग रहते हैं उनको भी तो रोजगार चाहिए, उनको आप काम दिला दो। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दिला दो। तो ये योजना कब आई थी? ये दिसंबर 1997 में आई थी। इसके तहत देखिए PMRY, P फॉर प्रधान, M फॉर मंत्री, रोजगार योजना। ठीक है, आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री योजना कब आई थी? ये आई थी 2 अक्टूबर को, यानी गांधी जी के बर्थडे पे। ठीक है, तो 1993 से स्टार्ट की गई। इसमें क्या था कि जितना भी यूथ है, यूथ मतलब जितने भी आपके नवयुवक हैं, ठीक है, जनरेशन जो आपकी न्यू जनरेशन है, और वुमेन, उन सब की हेल्प की गई थी, उनको रोजगार देने। ठीक है, रोजगार देने आएगा SGS। राइट आंसर ए हो जाए। इंडिया फॉलो अ प्लान्ड इकोनॉमी फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कब था आपका? 15 अगस्त 1947 में। हम तो आजाद हो गए, अंग्रेज चले गए। अब अपनी इकोनॉमी को ग्रो पे लाना था, उसके लिए हमें प्लानिंग बनानी पड़ी। उसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन रखा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। अब तो ये प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया है, नीति आयोग। ठीक है, 2015 से। बट ये 1951 में प्लानिंग कमीशन के थ्रू हमें 5 ईयर प्लान बनाने पड़ते थे, 5 साल के 5 ईयर प्लान्स।
कि हम 5 सालों में अपनी इकोनॉमी को ग्रो कैसे करेंगे। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक था, ठीक है। सेकंड आपका 56 से इसमें 5 जोड़ दो, 56 से 61 तक का, फिर है ना 61 से 62, ठीक है। इस तरह 5-5 साल जोड़ते रहना। पांचवें तीसरे के बाद 3 साल का गैप था, पांचवी प्लानिंग के बाद 2 साल का गैप था, और सातवीं प्लानिंग के बाद 1 ईयर का गैप था। जब हमने कोई भी प्लानिंग नहीं की तो उसे प्लान्स हॉलीडे टाइम भी कहा जाता है, प्लान्स हॉलीडे, ठीक है। इस तरह से 12 प्लान थे, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया नीति आयोग। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडियाज प्लान वर ऑफ 5 इयर्स एंड लैक अ पर्सपेक्टिव अप्रोच। आपका क्या कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द प्लान्ड आउटलुक ऑफ इंडिया। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की झलक जो मिलती है आपके प्लानिंग में, तो डायरेक्टिव प्लानिंग क्या होती है। डायरेक्टिव प्लानिंग किसने स्टार्ट की थी, महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने क्या बताया था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो भी आप प्लानिंग करो वो सोशल के वेलफेयर के लिए और जस्टिस को ध्यान में रखते हुए करो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही बातें लिखी हैं जिसकी झलक आपके इस आउटलुक में मिलती है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। आवर 5 ईयर प्लान डू नॉट स्पेल आउट हाउ मच ऑफ ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस। हमारा 5 ईयर प्लान ये नहीं बताता कि हमें कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है, कितनी सर्विसेज। तो ये भी ठीक बात है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया था, सेकंड जो हमारा प्लान था ना, फर्स्ट प्लान था जो हमारा, वो हमने एग्रीकल्चर बेस पे था हमारा, कि हमें अपनी एग्रीकल्चर या प्राइमरी जो हमारा सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना। सेकंड प्लान में हमने हैवी इंडस्ट्री पे जोर दे दिया, और सडनली आप अगर एग्रीकल्चर के लोगों को हैवी इंडस्ट्री पे मोटिवेट कर दोगे तो ये फेल हो गया था हमारा प्लान, ठीक है। तो ये भी सही बात है। अब आंसर पूछ रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग कोर्स ओनली टू, 2 और 3, 1 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए 2 और 3 दोनों ही सही बात है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल यानी वेलफेयर और जस्टिस की बातें, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें, ये सारी बातें हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज कोज्ड बाय। डिके का होता है मतलब अंत होना एक तरह से या गिरना, ठीक है। और हैंडीक्राफ्ट होता है हाथ से बने काम, हाथ से बनाया हुआ सामान, ठीक है। अगर आप कोई चीजें हाथ से बना रहे हो तो जब हम हाथ से बनाते थे वही माल हम बेचते थे, ठीक है। पुराने जमाने में वही माल बेचते थे, वही जो हाथ से बनता था। अब कह रहा वो उसका डिके कैसे हुआ, उसका अंत कैसे हुआ। ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी, ब्रिटिश ने अपने कुछ नियम बना दिए, पॉलिसीज लगा दी, या कंपटीशन फ्रॉम मैन मेड मशीन, या फिर मशीनों से बना हुआ माल आ गया, ठीक है। या न्यू डिमांड पैटर्न्स, या नई नई चीजों की डिमांड होने लगी, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ही कारण थे जिसकी वजह से हमारे हाथ के बने सामान का अंत होने लगा। तो आंसर डी हो जाए। Dash percentage by percentage workforce were engaged in dash sector, manufacture services, services manufacture, primary services या manufacture primary। तो डैश क्या है मैन्युफैक्चर की, कुछ लोग मशीन से माल बना रहे थे, बाकी 80 वर्क फोर्स किसमें एंगेज थी, सर्विस सेक्टर में। सर्विस जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो ये सर्विस सेक्टर में 80। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। Which of these institutes support investments and foreign trade in India? कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन ट्रेड को इंडिया में सपोर्ट करते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की हो रही है, ट्रेड की। तो ट्रेड के लिए तो है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल क्वेश्चन का आंसर ये ट्रेड। पहले ये गेट था, ब्रिटेन वुड में इसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। 27 दिसंबर 1944 में इसकी शुरुआत की गई, और जब ये भारत इसका मेंबर बन गया था ब्रिटिशर के टाइम पे ही, ठीक है। ये होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड के लोग इसमें जुड़ते हैं बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड होता है। तो भारत इसका मेंबर इसी टाइम पीरियड में बन गया था, ब्रिटिशर के टाइम पीरियड में। फिर इसकी मीटिंग्स होती है हर 2 साल में, सभी कंट्री के मिनिस्टर्स जाते हैं, ठीक है।
और ट्रेड मिनिस्टर्स भी जाते हैं। अलग अलग कंट्रीज में इसकी मीटिंग होती है। फिर 1 जनवरी 1995 को वो दिन आया जब इसका नाम गेट से बदल के WTO कर दिया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज। पहले इसका नाम था गेट, यानी जनरल एग्रीमेंट, समझौता होता था किस पे? ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, बाकी चीजें भी सुन लो। अगर हम किसी वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक क्या होता है? वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन देता है वर्ल्ड बैंक, और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन देता है, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन देता है आपका IMF, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये भी वर्ल्ड लेवल्स पे ही काम करता है, यानी पूरे ग्लोबलाइजेशन में जो भी इसके मेंबर हैं, जितनी भी कंट्री, वो सबको फंड देता है। लेकिन कैसा देता है? शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म। वर्ल्ड बैंक आपको लॉन्ग टर्म देता है। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, 1919 में। और ये क्या है कि जितने भी आपके लेबर कहीं भी पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हो, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स है, उन्हें कोई टॉर्चर कर रहा है, उनके राइट्स को कोई उल्लंघन कर रहा है, तो इसके लिए ILO बना। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना, जो कि उनके वेलफेयर के लिए, लेबर के वेलफेयर के लिए काम करता है। ये चारों चीजें यहाँ पे आपसे ट्रेड से रिलेटेड चीजें पूछी है, तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएंगे। What is the investments limit in small scale industry? 50 लाख, 1 करोड़, 25 lakhs या 75 करोड़? देखिए, इसमें टाइम पीरियड नहीं बताया गया, बट अभी रिसेंट अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, तो जितने भी 25 लाख से लेके 10 करोड़ तक आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाएंगे। तो फिलहाल राइट आंसर आपका 1 करोड़ ही हो जाए। LPG स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिक्विडिटी, पब्लिसिटी, गवर्नमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट एंड ऑब्लिज। तो ये LPG क्या था? 1991, 1991 में हमने एक न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बनाई, NEP, न्यू, E फॉर इकोनॉमिक, P फॉर पॉलिसी। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में हमने 3 रूल्स काम कर रहे थे, फैक्टर, कि हम सबका लिबरलाइजेशन कर देंगे। LPG हमने तभी रखा, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या था कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस थे, किसी भी प्रोडक्ट के लिए या बिजनेस के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत पड़ती थी, उसको हमने कम कर दिया। ठीक है, जैसे पहले 17 चीजों के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, उसे कहीं कहीं हमने 3 नेसेसरी चीजों पे ही छोड़ दिया। ठीक है, जैसे एटॉमिक बॉम्ब, डिफेंस, एटॉमिक पावर, एटॉम बॉम्ब है, डिफेंस है, ठीक है, आपका रेलवे है। सरकार ने 2-3 चीजों के लिए ही लाइसेंस की जरूरत कर दी, बाकी सब चीजों को फ्री कर दिया, एक तरह से लाइसेंस फ्री कर दिया। इसको लिबरलाइजेशन बोला गया। गूगल पे आपको ये कभी 5 दिखेगा, कभी 3 दिखेगा, तो चेंज। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 3 ही था उस टाइम पीरियड में। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो था वो क्या था? जितने भी पब्लिक सेक्टर थे, उनका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया था। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब उनका सेल कर दिया था, जो घाटे में चल रहे थे उनको सबको प्राइवेट वालों को बेच दिया गया था, या प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मोटिवेट कर दिया। ग्लोबलाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है कि आपने अपनी इंडिया को, जो कि क्लोज इकोनॉमी थी, इंडिया में ही माल परचेज और सेल करती थी, उसको वर्ल्ड लेवल के ट्रेड से जोड़ दिया। यानी अब आप एक्सपोर्ट भी ज्यादा करने लगे और इंपोर्ट भी ज्यादा करने लगे, दूसरे देशों से जुड़ गए। तो ये आपका ए राइट आंसर हो जाए। ठीक है, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ WTO? WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले ये गेट था, और 1 जनवरी 1995 को ये WTO बन गया। और इसमें कितनी कंट्री हैं? तो 164, 120, 96 या 48? तो 164। What was the life expectancy in India during the British rule? ब्रिटिश रूल के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कितनी रह गई थी? 65, 38, 32, 44। तो 32 थी उस टाइम पे। अभी बात करें तो 65 है। ये हमारी करंट की है। 65 to 68 ईयर्स तो इंडिया में लोग जीते आराम से, और उस टाइम पे 32 रह गई। पर कैपिटल इनकम मीन्स, पर कैपिटल इनकम क्या होती है आपकी? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति की इंडिया में आय कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला।
नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बाय नेशनल इनकम, टोटल कैपिटल बाय पॉपुलेशन या नेशनल, नन ऑफ दीज। तो जितनी भी टोटल आपको इनकम होती है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। जहां मुझे देश में इनकम मिल रही है, नेशनल इनकम, जितना पैसा देश कमा रहा है उसको यहाँ की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन है भी तो बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो कम आती है हमेशा। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाए। विच ईयर रिगार्डेड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन, ग्रेट डिवाइन मतलब बंटवारा किस ईयर हुआ था सभी जानते हैं, 1931, 1911, 1921, 1914, तो 1921। In India, which of the following is having highest share in the disbursement of credit to agriculture and allied activity? Allied activity आपकी क्या होती है, सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं, जैसे प्राइमरी चीजों से, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, क्रॉपिंग आपकी, ठीक है, खेती बाड़ी करना, फिशिंग हो गया, मुर्गी पालन करना, पोल्ट्री फार्म हो गया, ठीक है, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन, ये सारी एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर भी आ गया, लैंड एक्टिविटी भी, इन सब के लिए जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट शेयर कौन प्रोवाइड करता है, उधार डिसबर्स्ड कौन करता है, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कॉमर्शियल बैंक या माइक्रो फाइनेंशियल। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, कॉमर्शियल बैंक। द टॉप टू रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू स्पेसिफाइड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटिव फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान या सेवंथ 5 ईयर प्लान। अप्रोच पूछ रहा है कि जब हमें गरीबी को घटाना था, रिड्यूस मतलब कम करना है हमें पॉवर्टी को, और स्पेसिफिक पॉवर्टी जो हमारी थी उसके लिए कुछ प्रोग्राम बनाए थे, ठीक है, उनको इनिशिएट कब किया गया। तो फर्स्ट में तो आपको पता ही है, फर्स्ट तो सक्सेस रही थी, ठीक है, 1951 से 56 तक, 5 साल जोड़ते रहना, यहाँ 5 साल जोड़ दो, 5 ईयर प्लान, ठीक है। कमीशन, प्लानिंग कमीशन इसका हेड होता है, ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इसका हेड माना जाता है, प्राइम मिनिस्टर। और करंट में इसके नीति आयोग में बदल गया था ये और आयोग, और अभी इसके जो हेड है वो पीएम मोदी है, ठीक है। जो पॉवर्टी को कम करने का प्लान था वो कब था, सेकंड में, थर्ड में या फिफ्थ में या सेवंथ में, तो ये थर्ड ईयर प्लान था। सेकंड तो हमारा हैवी इंडस्ट्री था जो कि पूरी तरह से फेल हो गया था, हैवी इंडस्ट्री आया कब था, 1956 से 61 तक आया था, जो कि हैवी इंडस्ट्री पे फोकस था, हमारा गोल वही था कि हमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगानी, जो कि बुरी तरह से फेल हुआ था। थर्ड में हमने पॉवर्टी को, गरीबी को कम करने के लिए काम किया। थर्ड आया कब था, 1961 टू 66। थर्ड के बाद फिर 3 साल तक हमने हॉलीडे प्लान किया, कोई प्लानिंग ही नहीं की थी, 66 टू 69। फिर 69 से हमने 74 तक, 5 साल में हमने फोर्थ ईयर प्लानिंग की थी, फोर्थ ईयर प्लानिंग। उसके बाद 74 से 79 तक 5 ईयर प्लान आना था, लेकिन अकाल पड़ने की वजह से 78 में 4 साल में से खत्म करना पड़ा फिफ्थ ईयर, ठीक है। और सेवंथ ईयर प्लान के बाद भी 1 साल, 5 साल के बाद भी 2 साल का फिर ब्रेक लिया, 7 के बाद भी ब्रेक, तो वो ब्रेक भी आपको याद है। The approaches to addressing poverty through public expenditure in providing minimum basic amenities to the people has been initiated from the, देखिए कई बार क्या होता है, गरीबी को कम करने के लिए कुछ लोगों के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है, सरकार कुछ खर्चे करती है, ठीक है। तो मिनिमम जो बेसिक्स थी, एमेनिटीज, तो लोगों के लिए जो शुरुआत की गई वो कब की गई थी, ठीक है, लोगों को कुछ खर्चे देने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड की, थर्ड 5 ईयर प्लान, फिफ्थ या सेवन, तो ये हमने फिफ्थ 5 ईयर प्लान में स्टार्ट किया। दोज हु रेगुलरली मूव इन और आउट ऑफ पॉवर्टी और पोल, वो जो रेगुलरली मूव कर जाते हैं पॉवर्टी में और फिर उससे बाहर आ जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, क्रोनोलॉजिकली पुअर, करनिंग करनिंग पुअर, ओकेजनली पुअर या ट्रांसिएंट पुअर। तो क्रोनोकली पुअर कौन से होते हैं, ये ना बेसिकली पुअर ही होते हैं, मतलब कि पुअर थे, पुअर ही रहेंगे, और इनके कई कई जनरेशन, इनकी 2 से 3 आने वाली पीढ़ियां पुअर ही रहती हैं, ये पुअर से बाहर, पुअरनेस से बाहर निकल ही नहीं पाते।
ठीक है, फिर कर्निंग पुअर कौन से होते हैं? ये गरीब बन जाते हैं, लेकिन उसमें से फिर गरीबी में से मेहनत करके हार्ड वर्क करके निकल जाते हैं। तो आंसर तो आपका यही हो गया। ओकेजनली पुअर कौन से होते हैं? जो बैड लक की वजह से, कभी कभी बैड लक की वजह से पुअर बन जाते हैं कुछ टाइम के लिए, फ्यू टाइम के लिए। और ट्रांसिएंट पुअर डिफिकल्ट टाइम के लिए या फिर बुरे वक्त में ये पुअर बन जाते हैं। ठीक है, ओकेजनली में सीजनेबल भी आ सकते हैं आपके। सीजनेबल जैसे कि कुछ लोग आइसक्रीम बेचते हैं तो वो विंटर में फ्री हो जाएंगे, तो ये ओकेजनली पुअर हो जाएंगे। ठीक है, और ट्रांसिएंट में कोई बहुत ज्यादा बैड लक आ गया है या डिफिकल्ट टाइम है, कुछ टाइम के लिए पुअर रहेंगे। क्रोनो कर्निंग में तो ये निकल जाएंगे। राइट आंसर आपका बी है। Which of the following statement is true regarding the conditions of infrastructures? Balanced regional development in infrastructure in all areas. देखिए, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जो आपके आस-पास है। जैसे कि कोई बिजनेस किया जा रहा है, तो जहां बिजनेस किया जाता है वहां अच्छे रोड हैं, ट्रांसपोर्ट जा सकता है या नहीं। ठीक है, रोड फैसिलिटी है, वहां पे आपका आजकल तो वाईफाई है, नेटवर्क अच्छा है। ठीक है, नेटवर्किंग है, आसपास उसके आपके बैंक्स हैं जहां पे ट्रेड कर रहे हो, तो ये सारी बेसिक फैसिलिटी, रोड्स है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। ठीक है, ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। तो बैलेंस रीजन डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल एरिया, वाटर सिस्टम वाज स्टिल प्रीविलिंग, द डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, या नो डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। तो बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन सी कंडीशन स्टेटमेंट आपकी ट्रू है? तो डेवलपमेंट आपका सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस में। इस ये आपकी राइट है, सी आर राइट आंसर। जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन, जो जूट की इंडस्ट्री थी वो कहाँ लोकेटेड थी? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या बंगाल? तो ये कहाँ थी? बंगाल में। राइट आंसर आपका डी हो जाए। Who was the first person to define poverty in term of jail cost of living? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या थी कि पहले जो जेल में जो लोग थे ना, जेल में रहने वाले लोगों पे ये कैलकुलेशन की गई थी, जिसकी वजह से इसका नाम भी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ गया था। ये किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, वीके आर राव, विलियम डिगबाई या आरसी देसाई? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, फिर बाद में जब भी आपको आएगा ना ये पॉवर्टी की बात या इनकम की बात, तो ये सब दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। फर्स्ट टाइम इनकम जो कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो ये भी दादा भाई नौरोजी। 1825 से 1970, 1825 से 1917 तक का टाइम पीरियड था जब ये जेल पोस्टिंग ऑफ लिविंग की। हु इज कंसिडर्ड एज पुअर? किसको आप गरीब मानोगे? रिच फार्मर, रिच है वो फार्मर तो गरीब तो नहीं होगा। बिजनेसमैन, वो भी नहीं गरीब होता। लैंड और जमीन है तो भी नहीं गरीब। लैंडलेस, जिसके पास जमीन ही नहीं है और लेबरर है। ठीक है, बिना जमीन के कोई काम कर रहा, ना ही जिसको जमीन है ना और कहीं लेबर की जगह काम कर रहा, तो डी आपका राइट आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट में मुझे आप आंसर कर सकते हैं। और अगर आप ईएमआरएस या किसी भी पीजीटी कॉमर्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, क्रैश कोर्सेज आप ले सकते हैं। ठीक है, या फिर डाउट क्लासेस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।